हाँ जी, बेटा क्वेश्चन शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फटाफट ट्राई कीजिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला आप लगाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जेई 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। बस फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई अलग से बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी इसमें अलग से कुछ नहीं करना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लेखिका बोले सर फॉर्मूला बेस्ड प्रीवियस ईयर, हाँ बिल्कुल बेटा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से आए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आए हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करामात होता नहीं, हालांकि कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, उसके बारे में बिल्कुल जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो आपको लिए बस फॉर्मूला बेस्ड ही आते मैक्सिमम। हाँ जी, हो गया सबका। तो कितने अच्छे लोग हैं यार, मतलब मोलर मास हर चीज इसमें दे दिया इन लोगों ने। अब इससे अच्छे क्या हो सकते हैं बताओ। यार किसी का अभी तक आंसर नहीं आया, किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक आंसर। ओके, लेखिका बोल रही है आंसर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा पॉल कर लेते हैं, और पोल से आएगा ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। सबने सॉल्व कर लिया है क्या? श्रेया, लेखिका, ठीक है चलो, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट बताइए। पोल लॉन्च कर दिया बेटा, फटाफट आप आंसर बताइए अपना। अभी बहुत कम लोगों का आंसर आया। मैं जिसको याद नहीं है फॉर्मूला उसको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला था डेल्टा टी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम क्या थी अपनी? मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी नहीं याद है तो क्या था? डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस इन, सॉरी, इस केस में इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तुम चाहो तो इसको मॉडुलस लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस प्लस का कोई कभी लफड़ा नहीं होगा, किसी को आगे किसी को पीछे रख लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ओके, अभी तक बहुत कम लोगों ने जवाब दिया बेटा। सबके जवाब चाहिए, फटाफट करो, ऐसा नहीं है बस दो तीन लोगों ने जवाब दे दिया हो गया काम हो गया अपना। सर इस चैप्टर का कितना क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा? बेटा ऐसा तो कोई ये कोई पैरामीटर नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चंस कर लो, बट ऑन एन एवरेज कम से कम आप किसी भी मतलब एवरेज चैप्टर की बात कर रहे हो जिसमें एक से दो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कम से कम उसमें 60 to 70 क्वेश्चंस तो किया ही करो कम से कम। ठीक है, इससे कम क्वेश्चन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। याद रखना मैंने मिनिमम बोला है। हाँ जी, हो गया सॉल्व। भाई बहुत लोग का आंसर नहीं आया बेटा, फॉर्मूला में पुट करो फटाफट आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व सॉल्व करो इसको। आसान सा है यार, कुछ नहीं करना, कोई खास मेहनत नहीं करना इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, जिसका इसका टाइम लग रहा है टाइम लगे, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। यार अभी बहुत लोगों का नहीं आया आंसर, वेट कर रहा हूँ मैं, सबका आंसर चाहिए मुझे।
चलो ठीक है, मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार एक सेकंड जो मेरे को देख लेने दो, क्वेश्चन का डेटा क्या दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, तो बहुत लोग अगर जिसको इथिलीन ग्लाइकोल नहीं पता होगा वो ध्यान रखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो बोलता है कि कंपाउंड एथिलीन ग्लाइकोल उसको पानी में मिक्स किया गया। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बोला मतलब पानी में तो मिक्स किया करेगा ही करेगा, यहाँ वाटर ही दे दिया यहाँ तो वाटर में मिक्स कर रहा है। बोलता क्या है कि वाटर अपने पास जो है वो 4 kg है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, जब इसको मिलाया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पहुंच चुका है? -6 डिग्री पहुंच चुका है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास मत देखो, इस लैंग्वेज थोड़ा सा उसका हो सकता है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो लैंग्वेज, तो मैं लैंग्वेज एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज इन द कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, mass of ethylene glycol which should be added in 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि -6 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होने वाला है। मतलब क्या है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कितना आया सर? 6 आया। अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि 6 आया। वैसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर वाटर फ्रीज कितने पे होता है? 0 पे होता है। ठीक है, बट ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 0 पे होता है और यहाँ आ गया तो मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 6 का डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे रख लो -6 और यहाँ रख लो 0, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया? 6 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू पता है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 6 है। अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि सर ये केल्विन है, डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या समस्या है? तो बेटा केल्विन और डिग्री सेल्सियस किसी में भी अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने को एक चीज पता है कि डिफरेंस जो है केल्विन या डिग्री सेल्सियस में, वो डिफरेंस क्या रहता है? सेम ही रहता है, डिफरेंस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो चुकी है 6। केएफ की वैल्यू कितनी दी है? तो केएफ की वैल्यू दी है 1.6 1.86। और मोलालिटी में अपने से पूछा क्या है? कितना मास उसका मिक्स करना पड़ेगा? x मान लिया। मोलर मास कितना होगा इथिलीन ग्लाइकोल का? तो दे दिया है डेटा में ऑलरेडी, दैट इज 62। तो ये हो गया मोल्स इनटू, और नीचे में रख दिया सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास किसमें? केजी में। तो ये हो गया मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से आपकी एक्स की वैल्यू चली आएगी। हाँ जी, इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये समझ में नहीं आया मेरे को? कोई ऐसा है जिसको लगा है सर ये जादू हो गया, नोबल हो गया, समझ में नहीं आया? बिल्कुल फटाफट जल्दी बोलो, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये? ठीक है, अब यहाँ से बस एक्स की वैल्यू चाहिए, बस यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। इनको उठाकर उधर पटक, इनको उठाकर उधर पटक, तो इससे डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो x आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है x? कितना आ रहा है भैया? गणित तो लगाकर बता ही सकते हो, और कितना आ रहा है? 807, 800 पक्का? मैं जमसन ले लूंगा मैं कि 800 आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में मत मेरे को बोलना कि सर आंसर ऑप्शन पता नहीं, एक बार रुक गया, मेरे को ऑप्शन भी देख लें दो यार, दिया है नहीं दिया है। मैं तो बंद कर दिया क्वेश्चन। चलो 804 दिया है, मतलब ठीक है 800 के आसपास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जमसन ले सकते हैं। ठीक है, फाइन। इतने में किसी को समस्या है कि सर कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? अब एक चीज है जो इसमें कोई दिमाग अपना मार सकता है। जिन लोगों ने अगर कभी गलती से पढ़ा होगा उनको ये लगता होगा कि सर ये OH है, ये OH है, तो क्या यहाँ से H+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि एल्कोहल्स जो होते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने कभी गलती से अगर सॉल्यूशंस पढ़े होंगे तो उनको ध्यान होगा कि सर यहाँ से H+ अपने को मिलता है। मतलब जो एल्कोहल्स होते हैं वहाँ वो थोड़े एसिडिक होते हैं, पार्शियली एसिडिक होते हैं। तो क्या वहां से H+ मिलेगा तो इसमें वेंटो फैक्टर वाली चीज लगानी है या नहीं लगानी? तो बेटा इसमें नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिया है कि इतना % डिसोसिएट हुआ। और अपने को एक चीज तो पता है कि अल्कोहल वीक एसिड जैसा बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब तक आपका परसेंटेज डिसोसिएशन या फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन मेंशन नहीं है, आप ये भेजे में सेट करके रखो कि जब वीक कंपोनेंट दिया है तो वहां पे वेंटो फैक्टर नहीं लगाना। हाँ, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट दिया है तब आपको वेंटो फैक्टर लगाना पड़ेगा, वीक पे नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये वेंटो फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ इस नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक किसी को समस्या है? कोई ऐसा बोलना चाहता है क्या? शुभांगी बोलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। ठीक है, रीजन है इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलने का, क्योंकि ये एक तरीके का सॉल्वेंट होता है जो जो पोलर प्रोटिक होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में सही, लेकिन ये प्रोटॉन देता है। ठीक है चलिए,
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दैट ओके, क्या बोल रहे सर, एक बार क्वेश्चन शो कर दीजिए। क्वेश्चन दिखाऊं मैं? एक सेकंड रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं शेयर कर दे रहा हूँ फिर से क्वेश्चन। सर को तो जनरली होता है ना इलेक्ट्रोलाइट। चलो छोड़ो, उस पर बाद में आऊंगा मैं। चलो यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन है ना? हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन। अबे यार ये क्या हो गया मेरे लैपटॉप को, बंद कर दूं इसको? एक सेकंड रुक जाओ यार, कुछ तो थोड़ा सा धीरे धीरे हो गया है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ। चलो ओके, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हमने स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल किस तरह का था, ठीक है, कैसे उसके प्रॉपर्टीज थे, क्या है उसका मास एंड एवरीथिंग, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब होता क्या है कि जब अपन क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ते थे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उस समय एक कॉन्सेप्ट आता था, वो कॉन्सेप्ट आता था कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी अपने पास हैं जो कि किसी मीडियम में जाने के बाद ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें से एक कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस हम पढ़े थे जिसको हम बोलते थे, अभी मैं देख रहा था भाई, शुभांगी ने आई गेस मैसेज किया था, ठीक है, जिसने भी किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ क्या रोल है। देखो सिंपल सा ऐसे समझ लो कि वो सब्सटेंसेस जिसको पानी में डाला गया और पानी में डालने के बाद वो आयंस दे दे, तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब होता क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, तो ऐसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि यार वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के कैपेबल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता, हम उसके लिए क्या यूज वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका क्या रोल है, तो देखो यहाँ पे रोल ऐसा है कि हम जब वेंट ये जब पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां बोला था एक चीज कि यार ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर मान लो मैंने किसी चीज को डाला है सॉल्यूशन में, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने जितने डाले और जितना एक्चुअल में मिला वो डिफरेंस आ चुका है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया कि 1 kg वाटर लिया, ठीक है, और इस भाई साहब में मैंने डाल दिया 1 मोल NaCl, ठीक है। अब 1 मोल NaCl डाल दिया तो यहाँ क्या होगा, तो अपने को पता है कि भैया 1 मोल NaCl डालोगे तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना होता पहले, तो आप सिंपल सा ये बोलते कि सर 1 मोल NaCl डालने के बाद अगर इस वाटर को मैं फ्रीज करने जाऊं तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो अपने पास सिंपली KF इंटू एम होगा, और जो एम है वो यहाँ मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी में क्या लिख देना चाहिए था, 1 इसका मोल है, NaCl का मोल 1 लिया है और मास ऑफ वाटर भी लिया है 1, तो मोलैलिटी इसका 1 हो जाना चाहिए था। लेकिन जब इस फॉर्मूले को लगा के तुम कैलकुलेट करोगे बेटा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो डेल्टा टी है वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने यहाँ m के जगह जो वैल्यू पुट की है, जो सिंपली NaCl का मोल्स 1 रख दिया, वाटर का मोल्स 1 रख दिया, और ये जो आपने मोलैलिटी कैलकुलेट किया ये एक्चुअल में यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये पुट नहीं होगा। तो यार थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, हमें ये जो मोलैलिटी वाले टर्म है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पुट करना पड़ेगा। अब कैसे मॉडिफाई करें, क्या NaCl को पानी में डालेंगे तो वो NaCl के फॉर्म में रहेगा, ब्रेक हो जाएगा? सर अपने को पता है NaCl बहुत आयनिक होता है, वो आयनिक नेचर होने की वजह से, और चूंकि पानी जो है पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में जब आयनिक कंपाउंड जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये NaCl भाई साहब जो है 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं, पहले जब अपन पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम तो उसमें ये पढ़ के ये मान के चलते हैं कि NaCl जो है वो 100% डिसोसिएबल होता है, ठीक है। तो उस तरीके से बात किया जाए तो 1 मोल NaCl को जब पानी में डालोगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस भी वो देगा। NaCl Na प्लस, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये 1 मोल, तो ये 0 0,
ये 1 - 1 पूरे के पूरे ये गया, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये आप आयनिक में पढ़ते थे। तो अगर आपको याद हो उस हिसाब से देखा जाए तो अपने को दिख रहा है कि यार कि NaHCl जो है वो 1 मोल डालने पे अपने को एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वाटर मिल रहे हैं वो 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो हमको यहाँ जो ये 1 है, इस 1 की जगह क्या आइडियली पुट करना चाहिए, 2 पुट करना चाहिए। अब बार बार तो ये अपन कर नहीं सकते कि बार बार देखे कि यार ये कैसे, ये मतलब यहाँ पे चेंज करें, मोल्स चेंज करें, ऐसे चेंज करें, ये बार बार अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम करते क्या है कि एक नया टर्म यहाँ डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसको डायरेक्टली हम फॉर्मूला के साथ अटैच कर देते हैं, तो अपना काम बन जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर को फॉर्मूले के साथ अटैच करने पे काम तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले में हम कुछ चीजें इग्नोर करके चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से जाना पड़ेगा। कभी भविष्य में वैसा क्वेश्चन आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं अपन वेंट ऑफ फैक्टर पे। ठीक है, चलिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। क्यों भैया? क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसके ऊपर सारी की सारी कहानी डिपेंड करती है। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ सर के नाम पे है तो इसलिए इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब ये वेंट ऑफ फैक्टर है क्या? ठीक है, अब ये वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से। अब इसका फॉर्मूला मैं फिलहाल डायरेक्टली बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आई का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड, देखो ध्यान देना मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपली लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब पिछले वाले केस के हिसाब से बात करें तो पिछले वाले केस में एक्सपेक्टेड क्या था, सॉल्यूट पार्टिकल 1 मोल, लेकिन एक्चुअल में कितना था 2 मोल। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 1। किस किस टर्म में हो सकता है, ये मोल्स के टर्म में हो सकता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, एक चीज कि ये ऐसी कहानी बनेगी कब, तो नॉर्मली 2 केसेस में ऐसी कहानी बनती है। वो 2 केसेस क्या है, वो अपने पास 2 केसेस है, या तो एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल होता है या फिर डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो ऐसे 2 केसेस हैं जिन केसेस में अपने को जितना हम उम्मीद करते थे पार्टिकल्स मिलने का, उससे या तो कम मिलेगा या तो उससे ज्यादा मिलेगा। ये 2 केसेस हैं। अगर एसोसिएशन हुआ तो जितना हम उम्मीद करते थे उससे कम पार्टिकल्स मिलेंगे, और अगर डिसोसिएशन हो गया तो उससे जितना उम्मीद करते थे उससे ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपने पास, अब इसको अलग अलग तरीके से इसी सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो आप ऑब्जर्व करते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ऊपर में लिखो और नीचे में लिखो जो एक्सपेक्ट करते थे, जो आप फॉर्मूला लगा के पहले वाले हिसाब से निकालना चाहते थे, वो हो गया एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऊपर में आ गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही होता है अपने पास आई का फॉर्मूला, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। यहां तक किसी को समस्या है कि सर वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? कोई ऐसा जो ये कहना चाहता सर समझ में नहीं आया, वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्या है, ये होता क्या है, और ये फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया। ओके सर, वन मोर देन वन डिसोसिएशन, वन लेस देन वन डिसोसिएशन, बेटा मेरे को आप क्या कहना चाहते हो क्लियर नहीं आ रहा है ये चीज। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो कहानी है, आप एक बार ऑडियो ऑन करके बोल दो सुरभि। हाँ बेटा, ऑडियो ऑन करके बता दो आप क्या बोलना चाहते हो, मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, सर तो वो ये वन क्या, नहीं, सर वो वन नहीं है, वो आई लिखा है कि सर आई मोर देन वन अच्छा होगा तो वो डिसोसिएशन होगा वहां पे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है फाइन, ओके गॉट इट। ठीक है, तो ये यहां तक कहानी में किसी को कोई समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? चलो ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड, या फिर ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चलो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और आगे आते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि आई कोई चीज है जिसको अपन लिख देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आई की वैल्यू अपन डिटरमाइन कैसे करें, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उस सिंपल से क्वेश्चन पे उस सिंपल से क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात करते हैं कि आई की वैल्यू अपन डिटरमाइन कैसे करें, ठीक है। जैसे अपन NaCl लिए थे, तो इस NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अपने को पता है कि Na प्लस बना और प्लस Cl माइनस बना, ठीक है। अगर मैंने इसको इनिशियली 1 मोल लिया था तो ये 0 था, ये 0 था, फिर ये 1 पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया तो ये 1 मिला और ये 1 मिला। तो अगर मैं बात करूं आई का, तो आई का फॉर्मूला बोलता क्या है कि आपको जो मिला, या ऐसे बोल लो कि जो आपने ऑब्जर्व किया और जो आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एक ही था, और वो क्या था, यहां से NaCl 1 मोल था, तो मेरे पास कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ एक था। लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कितना था, तो जब इसको पानी में हमने डाला है तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसके 2 पार्टिकल्स मिल चुके हैं, एक Na प्लस और एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो अपन आई की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो अपन आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपन आई की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, बोलेंगे कि अपने को मिला कितना, 2 पार्टिकल मिला, तो 1 प्लस 1, ये जो 2 मिले हैं, डिवाइडेड बाई हमने लिया कितना था, या फिर हमारे पास कैलकुलेशन वाइज कितना था, तो 1 था। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसा है जिसको किसी को इसमें समस्या, ये सिंपल से क्वेश्चन में कोई ऐसा है जिसको समस्या हो, लगता है सर पता नहीं आपने क्या लिख दिया। हाँ जी, कोई ऐसा जो बोलना चाहता सर समझ में नहीं आया। मतलब करना कुछ नहीं है, जो आपके पास आयनिक पहले पढ़ते थे ना, वो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। बाद में के नंबर्स लिखो कितने मिले, पहले के लिखो, बाद में के जो मिले उससे पहले वाले को डिवाइड मार दो, खेल खत्म हो गया। चलेगा, चलो ठीक है। तो ये तो NaCl के कहा केस में आई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कोई दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें देखते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। K3PO4, ठीक है, एक सॉल्ट है पोटेशियम फॉस्फेट। बोला है कि भाई साहब बताइए इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी अगर ये सॉल्ट 100% डिसोसिएबल है तब। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है। फटाफट बताओ कितना होगा। अगर ये 100% डिसोसिएबल है तो बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी। बहुत लोग तो सर देख के आंसर दे देना, सर क्या है आप भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ जी जनता, फटाफट बताइए इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, पहले मान लो कि x था, ठीक है, बाद में कितना था वो निकाल लो, तो पहले x बाद में कितना था वो निकाल लो और दोनों का फिर रेशियो ले लो, ठीक है। बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर हम देखें ये 100% डिसोसिएबल है, चलो पहले तो लिखते हैं कि ये क्या देगा, तो अपने को देगा 3K प्लस प्लस एक फॉस्फेट आयन, ठीक है। मान लिया कि पहले मैंने इसके x पार्टिकल्स लिए थे, मुझे नहीं पता मैंने x लिया था, ठीक है। चलो मैंने पहले x लिया था, बाद में ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये x जाएगा तो ये अपने को कितना मिलेगा, 3x, और ये अपने को कितना मिलेगा x। तो बाद में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले, ये अपने पास है फाइनल कंडीशन और ये अपने पास है इनिशियल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन में अपने को टोटल पार्टिकल्स कितने मिले हैं, सब 3x प्लस x कितने मिले, 4x, और इनिशियली कितना था x। तो अपने पास i कितना हो जाएगा, 4x बाई x, कैंसिल आउट हो गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को, कोई भी ऐसा है जिसको लगता हो सर ये जादू हो गया मेरे से, समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट जल्दी से बता दीजिए सर क्या चीज है ये। कोई ऐसा है जल्दी बोलो। सर अभी ये स्टार्ट किया, हाँ बिल्कुल अभी यही चल रहा है, चलो ठीक है। अब इनमें वैल्यूज याद रखना जो मैंने अभी बताए हैं दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। अपने को क्या हुआ कि इससे तो काम अब इतने सिंपल सिंपल वाले तो क्वेश्चंस देंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, कुछ तो परेशान करेंगे। तो चलो अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला कुछ ऐसे है, ठीक है। ये डिसोसिएट होता है तो CH3 COO माइनस और H प्लस देता है, ठीक है। पता है आपने को कि एसिटिक एसिड भाई साहब है। बोलता क्या है कि इस भाई साहब का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
अल्फा जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, ये है 0.5। ठीक है, इसका अल्फा जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है 0.5। आप बताइए कि इसका आई कितना होगा। बिल्कुल आयनिक का कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले इसको कुछ मान लो, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो, फिर सेकंड केस में उसको डिसोसिएट कराओ, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, और जो फाइनल आए उसको इनिशियल से डिवाइड कर दो। फटाफट कैलकुलेट करो कितना आएगा। आई गेस आयनिक आप पढ़े हैं, उसमें कोई समस्या होने नहीं चाहिए। डिसोसिएशन लिखने में किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। तो फटाफट लिखिए। मान लिया इसका इनिशियली ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फटाफट इसके आगे के लिखिए कहानी कैसी बनेगी। ओके, संजना बोलिए सर 0.5, प्रत्युष बोल रहा है 2, कुंदन बोल रहा है 1। क्या बात है, इसमें तो आंसर वेरी कर गया। रुचिका बोल रही है 1.5। ओके, गौरव 1.5। चलो, इसमें आंसर वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रत्युष चलो, बहुत जनता को शायद हो सकता है समस्या है इसमें, आयनिक भूल चुके होंगे, ठीक है। तो मैं आयनिक आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली आप सी लेते थे, तो इनिशियली तो ये दोनों 0 0 होंगे, तो मैंने सी के बजाय अल्फा ए ले लिया है, ठीक है। अब होता क्या था, नेक्स्ट हम क्या लिखते थे, देखो ये लिखना सबसे आसान काम है, ठीक है। तो अपने आयनिक में यहाँ पे सी होता था, C1 माइनस अल्फा लिखते थे, तो ये अपने पास क्या हो गया, A1 माइनस अल्फा। मान लो ये लिया था, तो ये A1 माइनस अल्फा हो गया। ये अपने पास कितना होगा, तो सर ये अपने पास बनेगा A अल्फा, और ये अपने पास कितना बनेगा, A अल्फा। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर यहाँ तक जादू है, मेरे को समझ में नहीं आया, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, ये आपने कैसे लिख दिया। फटाफट बोलो, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया है सर ये चीज समझ में नहीं आई है। चलिए ठीक है, तो यह जमसन ले सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टिल मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर समझ में नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि जिनके आयनिक थोड़ा सा ऊपर से गया हो, तो हो सकता है उनको थोड़ी समस्या हो। चलो ठीक है, मतलब कोई कुछ नहीं बोला, फाइन। नेक्स्ट, अपने को अब पता है कि ये फाइनल कहानी है। अब अपन लिखते हैं आई। आई क्या बोलता है, भाई साहब जो आपको फाइनल केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे डिवाइडेड बाय इनिशियल केस में, या फिर ऐसे बोल लो कि जो आपने ऑब्जर्व किया वो डिवाइडेड बाय जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे, वो कैलकुलेशन हमने लिया था, ये ऑब्जर्व हमको मिला है ये, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइनल अपॉन इनिशियल ही बोल के काम चला लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फाइनल केस में हमको कितने पार्टिकल्स मिले, तो फाइनल केस में कितना मिला, दिस प्लस दिस, मतलब इन तीनों का सम मिला है। तो मैं फाइनल केस में मैं डायरेक्टली ऐसे लिख ले रहा हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। इन तीनों मैंने अल्फा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, कोई समस्या किसी को नहीं है। और यहाँ पे डिवाइड बाई ये, तो ये गया, ये अल्फा अल्फा गया, तो अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या होगी सर समझ में नहीं आया, आपने कैसे ये जादू कर दिया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये केस मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ जादू सा लगने लगा है। कोई ऐसा है जिसको इसमें जादू हो गया हो कि सर समझ में नहीं आया, नहीं है कोई। चलो ठीक है, तो अपने पास ये कहानी बन चुकी है कि आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा, और अपने को अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। यहां से 0.5 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया 1.5, चलेगा। तो अपने पास आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.5 आएगी। यहां तक किसी को समस्या तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, बात करें वरना आगे बढ़े। हाँ जी, डन है। चलो ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जम्पशन ले सकता हूँ कि शायद समझ में आ गया है सबको। चलो ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को फटाफट ट्राई कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फर्जी सा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको मत बोलना सर ये क्वेश्चन है, रुक जाओ।
दूसरा क्वेश्चन था यार, पता नहीं कहाँ गया वो, एक सेकंड रुक गया। हाँ हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर दिया है, 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, मैं इस कहानी को मिटा रहा हूँ, पोल भी लॉन्च कर दूंगा, फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। इसमें किसको रिलेट करना चाहता है, अल्फा को आई को रिलेट करना चाहता है, फटाफट बताइए कि सर अल्फा और आई कैसे रिलेट होंगे। हाँ जी, चलिए मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप अपना अपना आंसर दीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई मारा मारी नहीं है ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, बंद करो बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, हाँ ठीक है। हाँ जी, अभी बस 3 लोगों ने आंसर दिया है। सारी जनता भाई सॉल्व करो इसको, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें कष्ट नहीं है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, रुको यार मेरे को देखने दो क्या मैसेज है। लेखिका बेटा आपको ऑप्शंस दिए नहीं है, पोल कराया ना, पोल में आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, ओ जनता किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लो। ओ भाई ऑडियो ऑफ करो, नहीं करना, मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी 10 लोगों ने ही सिर्फ आंसर दिया है। चलो ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने को क्या दिया है, एक कंपाउंड दिया है ax प्लस बी वाई, ठीक है, लिख लिया भैया, ax प्लस बी वाई, ठीक है। बोला क्या ये इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका रिलेशन बताना आई के साथ में, ठीक है। तो पहले देखो ax प्लस बी वाई डिसोसिएट कैसे होगा, तो अपने को पता है x a प्लस वाई बी माइनस एक्स, ठीक है। ये इसका डिसोसिएट होने का तरीका है। चलो मान लिया इनिशियली जो था इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो ए थे, और फाइनली मैं लिखने की कोशिश करता हूं, तो ए 1 माइनस अल्फा, यहां पे हो जाएगा एक्स ए अल्फा, और यहां हो जाएगा वाई ए अल्फा। कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, जादू सा हो गया, कोई ये कहना चाहता है, मैं शेयरिंग हटा रहा हूं। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें किसी को समस्या है? मैक्सिमम जनता ने आंसर दिया है ए, कुछ जनता ने आंसर दिया है बी, कुछ का आंसर सी भी है, एक जनता का आंसर है डी। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये जो आपने चीज लिखी है बोर्ड पे ये जादू हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है? पक्का? चलो ठीक है, तो अपन लिख चुके हैं ये कहानी जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अपन चलते हैं आई लिखने के लिए। तो आई की बात करें, आई क्या बोलता था कि फाइनल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइड बाय इनिशियल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो फाइनल में कितना है भैया, तो अपने को ये सारी कहानी दिख रही है, तो मैं आपको इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, ए 1 माइनस एल्फा प्लस ए अल्फा प्लस, सॉरी, एक्स अल्फा,
एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा डिवाइडेड बाई ए। कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? कुछ नहीं किया, इस वाले को मैंने यहां सम करके लिख लिया है और डिवाइड बाई ए कर दिया है, चलेगा? ठीक है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। अभी है क्लास टाइम है, हाँ ठीक है, ओके, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये ए गया। अब इस इक्वेशन में आपसे बोला क्या था, क्या निकालने के लिए बोला था? अल्फा के टर्म में बोला था निकालने के लिए, तो अपन अल्फा के टर्म में निकालते हैं। तो अपने पास आई इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब इन सब जगह से आप अल्फा बेटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप अल्फा इसमें से कॉमन निकालिए। इन सब में से अल्फा आप जैसे कॉमन निकालेगा, अल्फा कॉमन निकाल के इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड में भेज दीजिए। तो इसमें से अल्फा कॉमन निकाल के अपन डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो पहले तो 1 को ला देता हूं इधर में, तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। उस साइड में अगर अल्फा को कॉमन निकालें, तो अल्फा कॉमन निकालने के बाद नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा। यही आ रहा है ना? चलेगा यार, क्या ये समस्या? हाँ, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर समझ में नहीं है? अब एक मिनट रुक गया, मैं देख लूं इसमें ऑप्शंस कौन कौन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चलेगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, आई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा। इतने में कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि सर कोई जादू सा चीज हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, नोबल बाउंसर जा चुका है? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है सर समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी थी रिगार्डिंग आई, तब जब डिसोसिएशन होता था। मैंने इन सारे केसेस में सिर्फ डिसोसिएशन लिया है, मतलब इनिशियली जो पार्टिकल्स थे वो फाइनली जाके 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिसोसिएट होते थे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने जब स्टार्ट में फॉर्मूला बताया था तो उसमें लिखा था मैंने कि वो डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकता है, दोनों ही कहानी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसोसिएशन के रिस्पेक्ट में कि एसोसिएशन में होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, किसी को आगे समस्या नहीं है तो इसको मिटा के अपन आगे आते हैं। देखो जेई में यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपन बोलते हैं जेई टफ होता है, बताओ तो, बेवकूफ बनाते हैं यार। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसोसिएशन में कहानी कैसी होती है? देखो एसोसिएशन में होता क्या है नॉर्मली, कि अपने पास जितने भी आपने पहले पढ़े थे कुछ स्पेशल तरह के कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे, उनका केस मैक्सिमम दिखता है अपने को एसोसिएशन के अंदर में, ठीक है। तो अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है, और एसोसिएशन वाली चीज देखते हैं कि आखिर एसोसिएशन होते कैसी है, ठीक है। तो मान लो अपने पास एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, एक और भी ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि एसिटिक एसिड के साथ एक समस्या क्या है कि इस वाले हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस वाले पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस वाले पे पार्शियल नेगेटिव होता है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। और एसिटिक इस पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव होता है, तभी तो ये छोड़ के जाने वाला होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हम एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड इनकी बात करते हैं, तो होता ये है बहुत बार कि ये अगर आपको ये मेंशन करके दे दिया कि इनका डाइमेराइजेशन है और अल्फा अगर आपको दे दिया है, तब तो आपको मानना है कि डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है और आपको बोल दिया वहां पर डाइमेराइजेशन हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां अल्फा के बजाय ये डाइमेराइजेशन वाला केस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एसिटिक एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड में ये केस बहुत ज्यादा होता है, एसिटिक एसिड में बहुत कम होता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस केस में डाइमेराइजेशन होता कैसे। तो डाइमेराइजेशन में होगा क्या कि ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, और ये वाला जो H है इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा। तो हुआ क्या कि अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से जो हम इनिशियल में 2 मॉलिक्यूल लेते थे वो बिहेव करने लगेगा सिंगल मॉलिक्यूल के जैसा। जो इनिशियल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल था वो बिहेव कैसे करने लगेगा, सिंगल मॉलिक्यूल के जैसा। और यहाँ पे जैसे ही ये सिंगल मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करेगा, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बदलती है तो अपने को पता है कि भैया जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई जो आप एक्सपेक्ट करते थे या जो आपने लिया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूं तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आई मैं कैसे बोलूंगा, तो बोलूंगा कि मैंने लिया कितना था उसको नीचे में रखो, बना कितना उसको ऊपर में रखो, ठीक है। तो मैंने इनिशियली कितने पार्टिकल्स लिए थे, 2, मुझे मिला कितना है, 1, तो यहाँ आई हम क्या बोल देते हैं 1/2,
2। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, मैं जनरल केस में समझा दूंगा, बट ये एग्जांपल मैंने एक एसिटिक एसिड का लेके समझा दिया। अब कहानी ये आती है कि यार यहाँ जो आई की वैल्यू आती है वो हाफ आ रही है, इससे पहले वाले जितने भी केसेस देखे थे वहां पे 1 से बड़ी आती थी। तो अब एक चीज है जो यहाँ पे आप दिमाग में अपने सेट कर सकते हो, वो ये है कि आई का जो रेंज है, आई का जो रेंज है, इसको मैं मिटा, यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, डायमेराइजेशन वाली चीज समझ में नहीं आई है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर पता नहीं है क्या हो गया, जादू सा हो गया? अगर जादू सा हो भी गया तो कोई समस्या की बात नहीं है, ज्यादा आप सीधे ध्यान रख सकते हो कि यहाँ डायमेराइजेशन होता है, खेल खत्म है। हाँ जी, कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर ये जादू हो गया है? ओके ठीक है बेटा, मैंने एसिटिक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? 2 लिए थे। हमें मिला कितना है? 1 मिला है। ठीक है, लिया था 2, फाइनली जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है तो मिला कितना अपने को? 1। लिया था 2, मिला है 1। अपने पास आई बोलता क्या? आई बोलता है कि आपने जितना लिया था उसको नीचे रखो, मतलब कैलकुलेटेड जो भी है उसको नीचे रखो, और जो आपका ऑब्जर्व्ड है उसको ऊपर रखो। लिया था आपने 2 पार्टिकल, मिला है आपको 1 पार्टिकल, तो आप आई क्या बोलोगे? 1/2। खेल खत्म। चलेगा रजिया, चलेगा बेटा? ठीक है, तो अपन यहां से बता सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो मैंने एक आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया जहां से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां बस वैल्यू की बात अगर करें तो ये वैल्यू जो है ये अपने को दिख रहा है कि 1 से छोटा है, लेकिन पिछले सारे केसेस में ऐसा आई था जिसमें 1 से बड़ा आता था। तो अगर अपन बात करें आई के लिए, तो आई का जो रेंज है वो रेंज एग्जिस्ट करता है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आई जो है उसकी वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, 0 टू 1 में होता है एसोसिएशन, 1 से 1 में होता है डिसोसिएशन। चलो ठीक है, इसको पहले लिख लो जिन लोगों लिख रहे हैं, फिर मैं फटाफट रेंज ऑफ आई बात कर लेता हूं। चलो ठीक है आई का जो रेंज है उसकी कहानी कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, ये है अपने पास 0, ये है 1, और ये है 1 के आई की कहानी। ठीक है, तो इस रेंज में जब आई होता है तो हम यहां बोलते हैं कि ये एसोसिएशन कराया है। ठीक है, और अगर इस रेंज में है तो हम बोलते हैं ये डिसोसिएशन करा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी है कि आई की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? तो सर 0 टू 1 या फिर 1 से इनफाइनाइट, 1 से आगे कहीं तक वो जा सकती है। ठीक है, तो बात इतनी सी है बस कि अगर 0 टू 1 है तो वो केस एसोसिएशन वाला है, 1 से बड़ा है तो वो केस डिसोसिएशन वाला है। ठीक है, और अगर आपको कभी भी डाइमेराइजेशन, ऐसे वर्ड्स डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, इस तरह के वर्ड्स अगर कभी भी यूज करता है तो आप आई वहां डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, जो भी आपको वहां पे लेटर्स दिख रहे हैं उन लेटर्स के अकॉर्डिंग। मतलब डाइमेराइजेशन है तो ये क्या हो रहा है? डाई है मतलब 2 है, ट्राई है मतलब 3 है, तो वहां जो आई है इन केसेस के लिए वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन जो भी आपको यहाँ पे डाइमेराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन मिला। अगर डाइमेराइजेशन मिला है तो यहाँ 2, और अगर ट्राइमेराइजेशन मिल रहा है तो यहाँ 3 लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर कभी आपको ऐसा केस आता है तो, अगर आपको बोल दिया कि डाइमेराइजेशन हो रहा है, ट्राइमेराइजेशन हो रहा है तब, और इधर का आई लिखना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। इतने में किसी को समस्या है? भाई 0 नहीं होगा, कौन वो 0 वाला है? 0 एक्सक्लूडेड है, देखो गणित वाले ऐसे समझ लो भाई, ये एक्सक्लूडेड है 0। ठीक है, 0 और इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड है, 0 नहीं होता है। ठीक है सर, हम तो लिमिट लगाएंगे चलो ठीक है ओके। अब एक चीज और भी है कि डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन जो है ये भी हमेशा 100% नहीं होता है। यहाँ पे भी अलग अलग केसेस बनते हैं, मतलब अल्फा के साथ ये जो चीज है डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन, वो भी जो होती है उसमें भी अपन अल्फा डिफाइन करते हैं, मतलब कितने परसेंट डाइमराइज हुआ या कितने परसेंट ट्राइमराइज हुआ। ठीक है, तो उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा है जिसको समस्या है सर आई निकालने में समझ में नहीं आ रहा आई की वैल्यू क्या होगी? कोई ऐसा है? चलो ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अपन, चलिए ठीक है एक क्वेश्चन दिया है, अ कंपाउंड सी
डाइमेराइज बाई 25%, डाइमेराइज बाई 25%, कैलकुलेट आई। ठीक है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर बताइए। अगर कोई एक कंपाउंड है सी जो 25% डाइमेराइज हो जाता है, तो फटाफट बताइए कि इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, सॉल्व कीजिए इसको। अगर कोई एक कंपाउंड है सी जो 25% डाइमेराइज होता है, तो बताइए इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी। बहुत लोग 1/4 बोल रहे हैं। बेटा सॉल्व करो, हवा में बात नहीं करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा फटाफट, हवा में बात नहीं करो। ओके, रुचिका बोल रही है सर 7/8 होगा। गौरव बोल रहा है सर 3/4 होगा। सर इसमें समस्या हो रही है। लेखिका बोल रही है सर 3/4 होगा शायद। शुभांगी बोल रही है 3/8 होगा। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी आंसर आ रहे हैं। प्रगति बोल रही है 3/4 होगा। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक तरीका जो आयनिक से उठा के लेके आओगे, ठीक है, और दूसरा तरीका जो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, आसानी से आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आसान से वाला तरीके पे बता देता हूँ, फिर आयनिक वाला आपको प्रॉपर वेरिएबल्स लेके समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो अपने को पता है कि कोई कंपाउंड है ए जो डाइमेराइज हो जा रहा है, सॉरी कंपाउंड है सी जो डाइमेराइज हो जा रहा है, और वो कितना डाइमेराइज हो रहा है, तो 25% उसका डाइमेराइज हो जा रहा है। क्वेश्चन समझ लो कि उसका 25% डाइमेराइज हो जा रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे ना, तो सच पूछे तो बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट चलो बात करते हैं अपन। ठीक है, तो बोलता क्या है कि 25% जो है वो डाइमेराइज हो जा रहा है। ठीक है, तो अपने को ये लिया सी और बोला है कि डाइमेराइज हो रहा है, तो ये बनेगा 2C2 डाइमेराइज होके। तो अपने को पता है कि भैया यहाँ 2C तो आपको रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में किसी को समस्या है, बोलना चाहता है कि सर ये इक्वेशन अपने को समझ में नहीं आई। ऐसा समझ लो कि सी की जगह पे था एसिटिक एसिड, तो दो एसिटिक एसिड मिलके क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बन चुका है। ठीक है, तो वैसी वाली कहानी है कि दो सी मिलके एक C2 बन चुका है। कोई ऐसा है जिसको ये इक्वेशन ही समझ में नहीं आया? संजना बोलिए 3/4। बहुत लोग बोल रहे हैं 3/4, कोई बोल रहा है 3/8, कोई बोल रहा है 7/8। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है इस इक्वेशन में? नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको आसान आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका, इन सारे क्वेश्चंस में आसान तरीका ये होता है हमेशा कि तुम मान लो ना कि जो तुम लिए थे वो 100 था, जो तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली लिए थे वो 100 था। अपने लिए कैलकुलेशन हमेशा आसान होता है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि ये मैंने 100 लिया था इनिशियली। अब फाइनल में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, मान लो ये मैंने 100 लिया था और बोलता क्या है कि इसमें से 25% जो है वो डाइमेराइज हो चुका है। तो 100 का 25% कितना हुआ भैया, तो सर 25 है जो डाइमेराइज हो चुका है। ठीक है, तो मान लिया कि 100 में से जो 25 है वो डाइमेराइज हो चुका है, तो ये बचेगा कितना, ये कितना बचेगा 75। ठीक है, तो ये बचेगा कितना 75। ठीक है, जैसे ये 100 लिया, इसमें से 25 को डिसोसिएट कर दिया, 25% डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, सॉरी एसोसिएट हो गया तो बचा कितना 75। अच्छा एक बात बताओ, जब यहां से ये 2 जाता है तो ये 1 बनता है, तो 25 जाएगा तो ये कितना बनेगा, 12.5 बनेगा। ध्यान से देखो इस चीज को,
अगर 100 में से ये 25 गया तो 75 बचा, 100 में से 25 गया तो 75 बचा, क्योंकि बोला क्या है कि 75% जो था वो अपने पास डाइमराइज हो चुका है, तो इसमें से 75 को तो पहले उड़ा दिया, बचा कितना, सॉरी 25 को उड़ा दिया, बचा कितना 75। अब जो 25 इधर गया होगा तो ये 2 जाता है तो 1 बनता है, तो 25 इधर जाए कितना बन गया होगा 12.5। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ो और इस 100 से डिवाइड मार दो। इसको और भी आसान तरीके से तुम लेना चाहते तो तुम ऐसे ले लेते, थोड़ा बेटर कैलकुलेशन हो जाता। इस 100 के बजाय अगर तुम 8 पार्टिकल्स ले लेते तो 8 लेते तो और आसानी से कैलकुलेशन हो जाता। 8 लेने का फायदा क्या होता वो भी समझा दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। 0.875। फ्रैक्शन बताओ कितना आ रहा है, 7/8 आई गेस। देखो तो एक बार 7/8 आ रहा है क्या, 7/8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे ही आई की वैल्यू आप यहां निकालिएगा वो 7/8 आ जाएगा, ओके। अब चूंकि देखो 25% लिया था, मैंने 100 ले लिया था, वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा इस पे सोचोगे कि यार दिख रहा है अपने को 25% बोला है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 8 लूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि 8 का जो 25% होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के सोच लेना चाहिए कि सर देखो अगर मैं यहाँ 8 लेता तो मेरे लिए काम जो है वो ज्यादा आसान होता। तो अगर मान लो मैं यहाँ 8 लेता तो 8 में से 25% गया तो बचा कितना सर, ये 6 बचा। इसमें से 25% 8 का कितना हो गया सर, 2 हो गया, 2 चला गया। अच्छा ये जब 2 जाएगा तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो ये कितना बना है 1। तो फाइनली टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 7, और इनिशियली कितना था 8, डिवाइड कर लो तो कितना आ गया आंसर अपना 7/8। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को, कोई ये कहना चाहता है सर ये नो बॉल बाउंसर यॉर्कर हो चुका है, पता नहीं क्या ही बता दिया आपने, खोपड़े में नहीं गया। हाँ जी जनता फटाफट बोलिए। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, ठीक है रिपीट कर दूं मैं, फाइन। बेटा मेरे पास क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले देख लिया कि सी जो है वो डाइमराइज हो रहा है, मतलब 2 सी मिलके 1 C2 बन रहा है, ये तो क्लियर है। मतलब दो मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने अजम्पशन ले लिया कि मेरे पास जो इनिशियल नंबर ऑफ सी था वो 8 था। रीजन है 8 लेने का, 100 भी लिया था उससे भी सॉल्व करके बता दिया आपको। 8 इसलिए लिया क्योंकि ये जो 25% है ना, हमको दिखता है कि 8 में 25% 2 होता है, तो अपने को आंसर जो आएगा उस आंसर में कैलकुलेशन आसान रहेगा क्योंकि वह डेसिमल नहीं आएगा। तो मैंने मान लिया कि इनिशियली जो सी था वो 8 पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो अच्छा कोई ये बोल सकता है सर आप 8 क्यों ले रहे हो, आप 100 क्यों ले रहे हो, तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये जो आई है वो रेशियो है, और जब अपन बात रेशियो ही करते हैं तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको जब सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, कि जब रेशियो वाली कहानी आती है तो आप कोई भी एक नंबर लेकर सॉल्व उसको कर सकते हो। वहां पे भी याद करो 1 लीटर लेकर अपन सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। चलो तो आई मैंने मान लिया कि ये 8 है। अब इसमें से कितना चला गया है, 25% इसमें से 25% इसमें से जा चुका है, तो 8 में से 25% एसोसिएट हो गया, तो बचा मेरे पास कितना फाइनल कंडीशन में, सर 8 का 25% है तो होता है 2, तो 2 तो गया, बचा है ये कितना 6, तो 6 लिख लिया। अच्छा जो 25% गया है वो यहां जाके क्या बनेगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जब 2 सी जाता है तो ये 1 सी बनता है, तो इसमें से अगर 2 कम हुआ तो यहां जाके कितना बन गया होगा 1 C2 बना होगा, तो C2 अपने पास कितना बन गया 1, और अपने पास C कितना बना है बचा है 6, तो टोटल मेरे पास फाइनल कंडीशन में पार्टिकल्स कितने हैं 7, इनिशियली कितना था 8, डिवाइड कर लिया 7/8, अपने पास आई की वैल्यू क्या आ गई 7/8। चलेगा चलेगा, इसमें कोई समस्या है किसी को, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर समझ में नहीं आ रहा है, इस कहानी में फटाफट बताओ सर समझ में नहीं आया तो। चलो ठीक है, बहुत लोग बोलते होंगे सर इसमें मेरे को समस्या है, सर ये आप नहीं बताओ मेरे को, तो आया नहीं कि ठीक है अल्फा बीटा लगाना मेरे लिए आसान होता है, ठीक है। तो बहुत लोग उसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसमें भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आप डायरेक्टली इसमें अल्फा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मान लिया कि मैंने इसको इनिशियली, वो अपने को वहां भी पता है कि अपन एजम्पशन ही लेते हैं ए लेके, तो मान लिया इनिशियली अपने कितना लिया था ए लिया था। अब ये ए लेने से मच बेटर है कि मैं 2A ले लूं, 2A लोगे तो ज्यादा आसान कैलकुलेशन होगा, चॉइस तुम्हारी है, तुम ए भी ले सकते हो 2A भी ले सकते हो, यहाँ 2 लगाने के बजाय तुम यहाँ हाफ भी लगा सकते हो, वो टोटली तुम्हारी चॉइस है, उसमें कुछ मना नहीं है, ठीक है। तुम जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो इनिशियली मैंने ए लिया, फाइनल कंडीशन लिखता हूं, इसमें से ए माइनस अल्फा गया है, इसमें से ऐसे वाला नहीं लिखता मैं, ये लिखता हूं ए
1 माइनस अल्फा गया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली उस वाले कंडीशन में नहीं लिख रहा अल्फा के साथ, मैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के एस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए 1 माइनस अल्फा लिख लिया, इसमें से अल्फा गया था। चलो अब एक चीज देखो कि जब 2 जाता है तो 1 बनता है, यहां से गया कितना है, तो ए अल्फा यहां से गया है, तो ये जो भाई साहब बनेंगे वो बनेंगे कितने, ए अल्फा बाई 2। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये कहानी मेरे को समझ में नहीं आई, सर ये अल्फा बाई 2 कैसे हुआ, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा तो एजम्पशन मुझे लेना पड़ेगा कि हाँ समझ में आ गया। कोई ऐसा है जिसको समस्या है तो बोल दो। नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई समस्या नहीं है, फाइन, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये 1 माइनस अल्फा था, ये अपने पास ए अल्फा बाई 2 बन गया, खेल खत्म हो गया अपना। इन दोनों को ऐड कर दो और इस ए भाई साहब से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को जैसे ऐड करके इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ गई, आई की वैल्यू आ चुकी है। ये इनिशियल आई है, ये आई को मत मानना, ये वेंटर फैक्टर वाला आई है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके इस नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आई की वैल्यू चली आएगी। अब इस जगह पे आपको अल्फा की जगह कितना पुट करना है, 25% है, मतलब कितना पुट करना है अल्फा, 0.25। तो जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.25 पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर जो है वो 7/7/8 जो है वो आ जाएगा। यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, क्या कहानी है यहां तक? हाँ जी, यहां तक कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि सर समझ में नहीं आया है? चलिए ठीक है, तो यहां तक किसी को समस्या नहीं है, फाइन। तो ये रहा आपके पास आई के रिगार्डिंग कहानी की, आई किस किस तरीके से वैरी करती है, क्या क्या कंडीशंस इसमें बनते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप जैसे चाहो आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएबल्स लेके कोई एक वैल्यू लेके आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं इस आई का रोल, इस आई का रोल क्या है अपने पास, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें, ठीक है। तो देखो आई का रोल क्या है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो था आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर आरएलवीपी अगर आपको याद हो तो ये डेल्टा पी बाई पी नॉट अपन लिखते थे, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ये अपन लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो पहले यही लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अपन यहाँ बोलते थे कि भैया मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो, मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में चूंकि बहुत छोटा है तो अपन यहाँ इग्नोर करके इसको लिख देते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आई इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ आई करता क्या है, जैसे यहाँ आई इंट्रोड्यूस होता है तो आरएलवीपी में कहानी ऐसे बदल जाती है कि जहां जहां सॉल्यूट के मोल्स थे उन सारे सॉल्यूट के मोल्स को आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, जहां जहां सॉल्यूट के मोल्स थे। तो फाइनल फॉर्मूला में तो अपने को दिख रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नीचे में, तो यहाँ आई आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज है यहाँ जो ध्यान रखने वाली है हमेशा, वो ये है कि जब इस फॉर्मूले को आप यहाँ आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है उसको अपन आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आई के ही रेस्पेक्ट में तो अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी किया है, वही तो वेरी किया ना अपने पास, ठीक है। तो हम इसके फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख तो देते हैं अपन, क्वेश्चंस भी इस पे बन जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जेई वाले थोड़े नालायक लोग हैं, तो वो करते क्या है कि सारी कहानी ठीक है, बस यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर दिया काम बन गया, सारी कहानी ठीक है, बस वो एक स्मार्ट मूव कर देते हैं। आप यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर किए थे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर किए थे तब जाके आपके पास ये फॉर्मूला आया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें और भी ज्यादा टाइम नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में इसमें फिर से बात करेंगे अपन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अपने को पता है कि आई क्या करते हैं, तो आई का काम ही है सॉल्यूट के मोल्स को कुछ टाइम्स कर देना या कुछ टाइम्स घटा देना, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे हमने आई से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आई आरएलवीपी का फॉर्मूला कुछ बन गया, आई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट ध्यान रखना कि फॉर्मूला आया ही कब है, जब इसको इग्नोर किया है। तो हो सकता है कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दिख जाएं जिसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइएगा तो सॉल्व नहीं होगा, तो उसमें आपको एक ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है। तो एक्चुअल में जो RLVP का जो फॉर्मूला आता है वो RLVP का फॉर्मूला ये होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं आज। तो RLVP का फॉर्मूला है I इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस I इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट चूंकि बहुत छोटा है तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमेशा इग्नोर नहीं होता। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम नहीं है आज अपने पास ज्यादा, 9 10 होने वाला है। ठीक है, एनीवे इसको छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़ के, ये तो मैंने ऐसे ज्ञान की बात बता दी, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। इससे पहले वाले तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको इससे पहले तक में कोई समस्या है? देखो कोई नहीं बोलेगा तो मैं जमसन ले लूंगा यार कि समझ में आ गया सबको। ठीक है, हाँ जी। इससे पहले इस वाले पार्ट को छोड़ दो, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी तो मैंने बता दिया। इससे पहले वाले पार्ट तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बताइए कि सर समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट तक किसी को समस्या नहीं है तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट है वहां तक एप्लीकेशन करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके, टाटा बाय बाय। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।